नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल केवल एकेडमी पर। देखिए, हमारा ये आधुनिक भारत के इतिहास का डिस्कशन चल रहा था, जहां पर हम लोग बात कर रहे थे गवर्नर जनरल और वायसराय के बारे में। और इसमें अब तक हमने 42 प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 43 आप लोगों को करने के लिए दिया गया था, जहाँ पर पूछा गया था कि लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय निम्न में से किस रीति से हुआ था। ऑप्शन है आपके पास: ए अपहरण की नीति द्वारा, बी युद्ध द्वारा, सी सहायक संधि द्वारा, या फिर डी कुप्रशासन के कारण। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, कुप्रशासन का आरोप लगा करके लॉर्ड डलहौजी ने अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय कर लिया था 1856 में। और इस विलय के लिए उसने आधार बनाया था जेम्स आउटरम की रिपोर्ट को। देखिए, लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल 1848 से 56 तक का था। इसने जो है अवध के नवाब वाजिद अली शाह पर कुशासन का आरोप लगा करके 13 फरवरी 1856 को अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय कर लिया था। अवध के अलावा डलहौजी के व्यक्तिगत सिद्धांत के अंतर्गत विलय किए गए जो प्रदेश हैं वे हैं 1848 में सतारा का, जैतपुर और संबलपुर का 1849 में, बगात का 1850 ईस्वी में, उदयपुर का 1852, झांसी का 1853, नागपुर का 1854 और करौली का 1855। ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखिए, 1851 में किसी भी राज्य का विलय नहीं किया गया। तो वैसे आपको इनका क्रम याद रखना जरूरी है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि बगात रियासत का ब्रिटिश में विलय कब हुआ। ए तो आप डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं ना, बगात रियासत का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय 1850 में डलहौजी द्वारा चलाए गए व्यपगत के सिद्धांत के तहत हुआ था। नेक्स्ट, ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय कब हुआ था। तो ब्रिटिश साम्राज्य में 13 फरवरी 1856 को अवध के नवाब वाजिद अली शाह को हटाते हुए अवध का विलय कर लिया गया था। ठीक है, किसके कार्यकाल में? लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में। नेक्स्ट, व्यपगत या विलय के सिद्धांत के तहत निम्नलिखित राज्यों के विलय पर विचार कीजिए और उन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला सतारा, दूसरा झांसी, तीसरा बगाट और चौथा उदयपुर। कूट है: ए 1432, बी 3124, सी 1342 या डी 2413। चलिए, परेशान मत होइए। सतारा का विलय कब किया गया था डलहौजी के द्वारा? 1848 में। बगाट का विलय 1850 में। उदयपुर का विलय 1852 में। और झांसी का विलय उदयपुर के बाद 1853 में। ठीक है, 5 है ये, 3 नहीं है। ठीक, तो कौन सा क्रम सही होगा? ऑप्शन नंबर सी, 1 3 4 2। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पूछा जा रहा है कि अधोलिखित युगों में से कौन सुमेलित है। ए 1849 सतारा का विलय, बी 1848 पंजाब का विलय, सी 1856 अवध का विलय, या डी 1855 झांसी का विलय। चलिए, इसका जो एकमात्र सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, 1856 में झांसी का विलय किया गया था, पंजाब का नहीं। ठीक, 1849 में सतारा नहीं, 1849 में जैतपुर और संभलपुर का विलय किया गया था। पंजाब का विलय 1849 के आसपास किया गया था। ठीक है, और झांसी का विलय जो है यह किया गया था 1853 में व्यपगत के सिद्धांत के तहत। नेक्स्ट, ध्यान रखिएगा, पंजाब का विलय व्यपगत के सिद्धांत के तहत नहीं किया गया था। ठीक है, अभी उसके बारे में हमने पिछले लेक्चर में देखा भी था अच्छे से और डिटेल से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने विलय की नीति नियोजित एवं क्रियान्वित की। ए वेलेजली, बी हेस्टिंग, सी डलहौजी या फिर डी क्लाइव। तो विलय की नीति किसने क्रियान्वित की थी? लॉर्ड डलहौजी ने, जिसका कार्यकाल था 1848 से 1856 तक का। नेक्स्ट, ब्रिटिश द्वारा कुशासन का बहाना लेकर के निम्नलिखित प्रांतों में से किस एक का शासक हटा दिया गया था। ए अवध, बी झांसी, सी नागपुर या डी सतारा। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए अवध। झांसी का व्यपगत के सिद्धांत के तहत 1853 में, नागपुर का व्यपगत के सिद्धांत के तहत 1854 में, और सतारा का व्यपगत के सिद्धांत के तहत 1848 में। नेक्स्ट, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित राजसी राज्यों के विलय के क्रम पर विचार कीजिए। पहला झांसी, दूसरा संबलपुर, तीसरा सतारा। कूट है: ए 1 2 3,
बी 1-3-2, सी 3-2-1 या डी 3-1-2। तो सही कौन सा होगा? सही होगा सी वाला 3-2-1। सतारा 1848, जैतपुर और संभलपुर 1849, झांसी 1853। याद करते चलिए आप लोग, ठीक। नेक्स्ट, दरअसल ना वैक्सीनेशन हुआ था, इस वजह से आप लोगों का लेक्चर थोड़ा रुक गया है, पूरा एकदम चारों तरफ भारी भारी हो गया था। फिलहाल अभी थोड़ा हल्का हल्का हो रहा है, लेकिन चलिए चलते हैं, देखते हैं, डिस्कशन करना भी ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट, लॉर्ड डलहौजी के विलय की नीति का प्रथम शिकार निम्नलिखित में से कौन हुआ था? तो निम्नलिखित में से लॉर्ड डलहौजी की विलय की नीति का शिकार सतारा हुआ था 1848 में, झांसी का विलय 1853 में, करौली का विलय 1855 में और संभलपुर का विलय 1849 में। जैतपुर और संभलपुर का। नेक्स्ट, जेम्स एंड्रयू रैमजे भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था? ए लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड कैनिंग, सी लॉर्ड नॉर्थ या फिर डी लॉर्ड कर्जन। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। लॉर्ड डलहौजी का वास्तविक नाम था जेम्स एंड्रयू रैमजे। इसको जो है अर्ल ऑफ डलहौजी भी कहा जाता था। यह 1848 में भारत का गवर्नर जनरल बन करके आया था। नेक्स्ट, अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय संपन्न हुआ? ए लॉर्ड एलनबेरू के समय में, बी लॉर्ड हार्डिंग के समय में, सी लॉर्ड ऑकलैंड के समय में या डी लॉर्ड एमहर्स्ट के समय में। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। लॉर्ड एलनबेरू के समय में जब प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था, पहला वाला, उसी का यह प्रमुख परिणाम था कि जो सिंध था वह अंग्रेजी राज्य में आ गया था। देखिए, गवर्नर जनरल लॉर्ड एलनबेरू के काल में, जिसका समय काल था 1842 से 1844 तक का, ठीक है, इसी के दौरान अगस्त 1843 में सिंध को पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था और यह प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध का प्रमुख परिणाम था। अगला प्रश्न देखते हैं। पूछा जा रहा है कि सिंध पर ब्रिटिश ने कब्जा किया था, तो अगस्त 1843 में लॉर्ड एलनबेरू के समय में सिंध राज्य पूरी तरीके से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था लॉर्ड एलनबेरू के काल में। नेक्स्ट, सिक्किम का भारत में विलय किसने किया? ए लॉर्ड हेस्टिंग, बी लॉर्ड विलियम बेंटिक, सी लॉर्ड डलहौजी या फिर डी लॉर्ड ऑकलैंड। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। सिक्किम का भारत में विलय जो है वह किया था लॉर्ड डलहौजी ने, या फिर लॉर्ड डलहौजी के समय में हुआ था सिक्किम का भारत में विलय। देखिए, थोड़ा सा यहाँ पर जानिए, हुआ क्या था कि दो अंग्रेजी डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगा करके लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में दार्जिलिंग समेत सिक्किम, देखिए, सिक्किम नेपाल और भूटान राज्यों के मध्य स्थित एक छोटा सा राज्य था और उसके राजा पर यह दोष लगाया गया कि उसने दो अंग्रेजी डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार किया था, ठीक है। और इसी आधार पर लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में उसके कुछ दूरवर्ती प्रदेशों को, यानी सिक्किम के कुछ दूरवर्ती प्रदेशों को भारत में मिला लिया गया था, जिसमें दार्जिलिंग वगैरह शामिल थे, ठीक है, न कि संपूर्ण सिक्किम। नेक्स्ट, कभी कभी ना थोड़ा सा चीज़ें जो है वह कन्फ्यूज हो जाती हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट था जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ? ए जेम्स आउटरम, बी WH स्लीमैन, सी बिशप आर हेबर या फिर डी जनरल लो। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए जेम्स आउटरम। आपको शुरू से बताया जा रहा है कि इसी की रिपोर्ट को आधार बना करके अवध के नवाब वाजिद अली शाह पर कुशासन का आरोप लगाया गया था। देखिए, 1854 में स्लीमैन के स्थान पर जेम्स आउटरम को अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट बनाया गया। उसने कहा कि अवध का प्रशासन बहुत दूषित तथा जनता की अवस्था बहुत शोचनीय है। आउटरम की रिपोर्ट को ही फरवरी 1856 में अवध के अधिग्रहण का आधार बनाया गया और 1857 के विद्रोह के समय लखनऊ में ब्रिटिश रेजिडेंट हेनरी लॉरेंस था जो विद्रोहियों के हाथों मारा गया था, ठीक है। ये यहाँ पर क्यों बताया जा रहा है मुझे नहीं समझ में आ रहा है। नेक्स्ट, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? ए लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड कर्जन,
सी लॉर्ड वेलेजली या फिर डी लॉर्ड लिटन। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। कब बिछाई गई थी भारत में पहली रेलवे लाइन? 1853 में, ठीक है, जब झांसी का विलय कर लिया गया था अंग्रेजी राज्य में उसी समय, ठीक, तब 1853 में पहली रेलवे लाइन बिछाई गई थी। तो इसका कार्यकाल था 1848 से 1856 तक का लॉर्ड डलहौजी का, ठीक है। आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए, भारत में रेल निर्माण की दिशा में प्रथम प्रयास ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड डलहौजी द्वारा किया गया। प्रथम रेलवे लाइन 1853 में बम्बई के बोरी बंदर से ठाणे के बीच डलहौजी के समय ही बिछाई गई थी, ठीक है। नेक्स्ट, भारत में प्रथम रेलवे लाइन का निर्माण किन नगरों के बीच हुआ था? तो मुंबई और ठाणे के बीच हुआ था प्रथम रेल लाइन का निर्माण। किसके द्वारा करवाया गया था? द ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे के द्वारा इस रेलवे लाइन को संचालित किया गया था। नेक्स्ट, भारत में पहली रेलवे लाइन कब शुरू हुई? तो 1853 में। कहाँ कहाँ से? तो बम्बई के बोरी बंदर स्टेशन से मुंबई के ठाणे, मुंबई में ही है, महाराष्ट्र में ही है ठाणे। तो बम्बई के बोरी बंदर स्टेशन से ठाणे के मध्य जो है भारत में पहली रेलवे लाइन लॉर्ड डलहौजी के समय ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे द्वारा चलवाई गई थी वर्ष 1853 में। नेक्स्ट, किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की? तो डायरेक्ट आंसर करें ना, ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे ने। देखिए, 1853 में बम्बई के बोरी बंदर स्टेशन से ठाणे के मध्य भारत में सर्वप्रथम रेल यात्रा का प्रारंभ ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे के द्वारा किया गया था। थोड़ा जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ क्या? बता दीजिएगा कमेंट करके। तो नेक्स्ट, ब्रिटिश भारतीय राज्य का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ ए डफरिन के समय, बी डलहौजी के समय, सी लिट्टन के समय या फिर डी कर्जन के समय। चल, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। ब्रिटिश राज्य का अंतिम प्रमुख विस्तार जो है वह लॉर्ड डफरिन के समय वर्ष 1885 में हुआ था, जब तीसरा आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था। परिणामतः 1 जनवरी 1886 को बर्मा को ब्रिटिश भारत में मिला दिया गया था, जो ब्रिटिश भारतीय राज्य का अंतिम प्रमुख विस्तार था। और इस समय जो वायसराय थे वे थे लॉर्ड डफरिन। नेक्स्ट, पीडब्ल्यूडी या पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को 1845 से 55 के दौरान स्वरूप देने वाले थे ए लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, सी जॉर्ज ऑकलैंड या फिर डी वारेन हेस्टिंग। सिंपल है, आसान है। किसका कार्यकाल था 1848 से 1856 तक? लॉर्ड डलहौजी का, ठीक है। चलिए देखिए, डलहौजी से पहले जो है सार्वजनिक निर्माण कार्य जो है वह एक सैनिक बोर्ड के द्वारा किया जाता था। जैसे अभी आप देखिए सीमा पर जो है सड़कों का निर्माण करने के लिए एक अलग से संगठन है, तो उसी प्रकार का एक पूरा सैनिक संगठन हुआ करता था उस समय, और उसी के द्वारा जो है सार्वजनिक कार्य भी किए जाते थे, गली मोहल्लों की सड़कें भी बनाई जाती थी। लेकिन डलहौजी के कार्यकाल में ही पहली बार अलग से एक पीडब्ल्यूडी विभाग बनाया गया और सार्वजनिक उपयोग के कार्य के लिए उसको बहुत सा फंड भी दिया जाने लगा था। नेक्स्ट, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासन में क्रियान्वित किया गया? ए लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड कैनिंग, सी सर हेनरी हार्डिंग या फिर डी लॉर्ड लॉरेंस। चलिए, इसके लिए आपको ध्यान रखना होगा कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आया कब था। तो यह आया था 1856 में और डलहौजी चला गया था 1856 में ही, ठीक है। उसके बाद कौन आया था? लॉर्ड कैनिंग। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। देखिए, ईश्वरचंद विद्यासागर के अथक प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप लॉर्ड कैनिंग ने 28 फरवरी 1856, जिसका कार्यकाल था, और 21 मार्च 1862 तक का, ठीक है। देखिए, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा जिसका कार्यकाल 28 फरवरी, ये 28 फरवरी का क्या मतलब है भाई? ये लोग भी ना एकदम ऐसी ऐसी डेट दे देंगे कि आप और हम जो है कंफ्यूज हो जाएंगे, साले को डेट भी याद रखनी है क्या? चलिए फिलहाल देखिए, लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल था 1856 से 1862 तक का। बहुत हुआ तो मंथ याद रख लीजिएगा, ठीक। फरवरी 1856 से मार्च 1862 तक का कार्यकाल था लॉर्ड कैनिंग का।
इसी के समय में 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 अधिनियमित हुआ। इस अधिनियम को लॉर्ड डलहौजी के समय प्रारूपित और प्रस्तुत किया गया था और इस अधिनियम के नियम 15 के तहत विधवा विवाह को वैध मान लिया गया और उस विवाह से उत्पन्न बालक को भी वैध घोषित किया गया था। ठीक है, सारी चीज़ें ध्यान रखिएगा। सबसे पहले डलहौजी कैनिंग का कार्यकाल कब से कब तक का था, तो फरवरी 1856 से मार्च 1862 तक का। इसी के समय विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 जो है वह अधिनियमित हो गया था। हालांकि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है वह लॉर्ड डलहौजी के समय ही प्रारूपित और प्रस्तुत किया गया था, मतलब बनाया गया था और सदन में पेश किया गया था। ठीक है, और इसी विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 के नियम 15 के तहत विधवा विवाह को वैध माना गया और इससे उत्पन्न हुए बालक को भी वैध मान लिया गया। नेक्स्ट, 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था। ए लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, बी लॉर्ड कैनिंग ने, सी लॉर्ड बर्नहम ने या फिर डी सर हरकोर्ट बटलर ने। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह कौन सा होगा, वह होगा ऑप्शन नंबर बी। लॉर्ड कैनिंग जो है कब से कब तक थे, फरवरी 1856 से मार्च 1862 तक। भारत के प्रथम वायसराय भी थे लॉर्ड कैनिंग, और या फिर यूँ कह लीजिए कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल भी थे लॉर्ड कैनिंग, क्योंकि इन्हीं के समय में महारानी की घोषणा के द्वारा जो है कंपनी के समस्त अधिकारों को ब्रिटिश सत्ता में रख दिया गया था और महारानी का वायसराय नियुक्त किया गया था यहाँ के गवर्नर जनरल को। फिलहाल डिटेल में देखेंगे, अच्छे से देखेंगे। देखिए, 1857 की क्रांति का जो सबसे महत्वपूर्ण परिणाम था वह था महारानी की उद्घोषणा। यह उद्घोषणा 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में हुए दरबार में भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग के द्वारा उद्घोषित की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में से कौन एक भारत का प्रथम वायसराय था, तो भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। नेक्स्ट, 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़कर सुनाया था लॉर्ड कैनिंग ने, तो कहाँ सुनाया था, इलाहाबाद में। ठीक, नेक्स्ट, अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किया था। ए 1858 के भारत सरकार के अधिनियम ने, बी लॉर्ड कैनिंग ने, सी 1856 में सनद के जारी किए जाने से, या फिर डी 1858 की साम्राज्ञी की घोषणा ने। एक सेकंड रुकिए, शायद आवाज़ ही नहीं रिकॉर्ड हुई है। माइक ही ऑन करना भूल गया था मैं। चलिए, कोई नहीं, फिलहाल दोबारा से लेक्चर नहीं बनाना पड़ रहा है, यही बड़ी भाग्य है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी। 1858 की साम्राज्ञी की घोषणा के द्वारा डलहौजी का जो व्यपगत का सिद्धांत चला आ रहा था उसको जो है समाप्त कर दिया गया और सभी देशी राज्यों को उत्तराधिकारी गोद लेने का अधिकार जो है वह पुनः दे दिया गया था। देखिए, महारानी की उद्घोषणा 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में हुए दरबार में लॉर्ड कैनिंग द्वारा उद्घोषित की गई। इसमें भारतीय देशी राज्यों के प्रति नीति को भी व्यापक रूप से परिवर्तित किया गया। ब्रिटिश साम्राज्य के लिए संभावित किसी भी संकटापन्न स्थिति से बचाव के लिए उनका प्रयोग करने हेतु, यानी देशी राज्यों का प्रयोग करने के लिए उन्हें तैयार किया गया। विजय और विलय की नीति का पूर्णतः परित्याग कर दिया गया और देशी राज्यों के शासकों को उत्तराधिकारी गोद लेने की अनुमति भी दी गई। सभी चीज़ों को ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट, महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया। ए 1858 में, बी 1876 में, सी 1877 में या फिर डी 1885 में। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। महारानी विक्टोरिया को 1877 में भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया था। एक अधिनियम लाया गया था जिसका नाम था रॉयल टाइटल्स एक्ट। देखिए, राजसी उपाधि अधिनियम 1856 में ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित किया गया था और इस अधिनियम के तहत ही महारानी विक्टोरिया को 1 जनवरी 1877 को दिल्ली दरबार में भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया था और इसी प्रकार आगे चल कर के सम्राट एडवर्ड
सेवंथ, ठीक है, सम्राट एडवर्ड सातवें को 1903 में तथा जॉर्ज पंचम को 1911 में भारत का सम्राट घोषित किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था? ए लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, बी लॉर्ड एलेनबरो ने, सी लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, या फिर डी सर जॉन शोर ने। चल, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, 1843 के एक्ट 5 या अधिनियम 5 के तहत एलनबेरो के समय में दास प्रथा को समाप्त किया गया। देखिए, 1843 के अधिनियम या एक्ट 5 के द्वारा भारत में तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड एलनबेरो ने दास प्रथा का उन्मूलन किया था। एलनबेरो का कार्यकाल 1842 से 44 तक का था। इसी के समय में सिंध को भारतीय ब्रिटिश राज्य में मिला लिया गया था, ठीक। नेक्स्ट, निम्न युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? ए लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त, बी लॉर्ड वेलेजली चतुराईपूर्ण निष्क्रियता, सी लॉर्ड डलहौजी सहायक संधि, या फिर डी लॉर्ड कैनिंग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह हम सबको पता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में ही 1793 में स्थायी बंदोबस्त को लागू किया गया था। देखिए, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में स्थायी बंदोबस्त प्रणाली को लागू किया, जबकि चतुराईपूर्ण निष्क्रियता या कुशल अकर्मण्यता की नीति जो है यह जॉन लॉरेंस, सहायक संधि लॉर्ड वेलेजली से तथा व्यपगत का सिद्धांत जो है वह लॉर्ड डलहौजी से संबद्ध है। वहीं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम ने लॉर्ड डफरिन के समय में की थी। कब? डफरिन का कार्यकाल कब से कब रखा था? तो 1884 से 1888 तक। और ए.ओ. ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की थी, यह आप लोग बताइए कमेंट करके। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? ए लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त, बी लॉर्ड वेलेजली सहायक संधि, सी लॉर्ड डलहौजी व्यपगत का सिद्धांत, या डी लॉर्ड कैनिंग चतुराईपूर्ण निष्क्रियता या उच्चतम निष्क्रियता या कुशल अकर्मण्यता। यह सभी एक ही है। यह सर जॉन लॉरेंस इससे संबंधित थे फिलहाल, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। बाकी सभी सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट, स्थायी बंदोबस्त किसके शासनकाल में प्रारंभ किया गया था? ए वारेन हेस्टिंग, बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, सी सर जॉन शोर, या डी लॉर्ड वेलेजली। तो 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट, निम्नांकित में से सही सुमेलित नहीं है। ए लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त, बी लॉर्ड वेलेजली सहायक संधि प्रणाली, सी लॉर्ड हेस्टिंग द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, डी लॉर्ड विलियम बेंटिक 1829 का 17वां रेगुलेशन। नियम 17 के माध्यम से क्या किया गया था 1829 के? बताइए, कमेंट कीजिए जरा इसके बारे में। फिलहाल इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड हेस्टिंग के समय द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध नहीं हुआ था, यह हुआ था लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्यकाल में, ठीक है। लॉर्ड विलियम बेंटिक कह रहा हूँ, लॉर्ड वेलेजली के कार्यकाल में हुआ था, विलियम बेंटिक नहीं। विलियम बेंटिक का कार्यकाल तो और बाद में था। देखिए, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 1803 से 5 के बीच लॉर्ड वेलेजली के समय में। वहीं लॉर्ड हेस्टिंग के काल में तृतीय और अंतिम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 1817-18 ईस्वी में। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में मराठों की पराजय के पश्चात हेस्टिंग ने पेशवा की गद्दी को 1818 ईस्वी में समाप्त कर दिया और पश्चिमी भारत में स्थित पेशवा का समस्त प्रदेश बम्बई प्रेसिडेंसी में सम्मिलित कर लिया था। इसके अतिरिक्त कंपनी ने बुंदेलखंड, मालवा तथा शेष भारत, जिस पर पेशवाओं का प्रभुत्व था, उस पर राजनैतिक अधिकार कर लिया था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वो 1829 वाला जरा बताइए आप लोग कमेंट करके। नियम 17वें के माध्यम से क्या किया गया था? पेशवाई को कब समाप्त किया गया था? ए 1800, अभी हमने देखा 1818 में लॉर्ड हेस्टिंग के द्वारा जब तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में अंग्रेज जीत गए थे तो उन्होंने पेशवा की गद्दी को ही समाप्त कर दिया था और पेशवा के संपूर्ण क्षेत्र को बम्बई प्रेसिडेंसी में मिला लिया गया था।
नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने राजपूताना की देसी रियासतों के साथ वर्ष 1817-18 की अधीनस्थ संधि की बातचीत की थी? ए. डेविड ऑक्टरलोनी ने, बी. चार्ल्स मेटकाफ ने, सी. आर्थर वेलेजली ने, या डी. जॉन जॉर्ज ने? चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स मेटकाफ के द्वारा 1817-18 के आसपास राजपूताना के देसी रियासतों से जो है अधीनस्थ संधि के लिए बातचीत की गई थी। देखिए, वैसे इसमें एक्सप्लेनेशन करने के लिए कुछ भी खास नहीं है, ठीक है। यह किया किस लिए गया था, तो इसमें यह सुनिश्चित करना था हेस्टिंग को कि मराठों और पिंडारियों के प्रति जो राजपूत के देसी राज्य या देसी रियासत हैं वह तटस्थ बने रहें, और इसी के लिए बात करने के लिए उन्होंने दिल्ली के तत्कालीन रेजिडेंट चार्ल्स मेटकाफ को वार्ताकार बनाया था, ठीक है। नेक्स्ट, और यह कब बातचीत हुई थी? 1817 से 18 के मध्य। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ए. लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त, बी. लॉर्ड वेलेजली सहायक संधि प्रणाली, सी. सर जॉन शोर आंग्ल नेपाल युद्ध, या डी. लॉर्ड हेस्टिंग तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध? चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, सर जॉन शोर के समय में नहीं, लॉर्ड हेस्टिंग के समय ही आंग्ल नेपाल युद्ध भी हुआ था और तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध भी हुआ था। देखिए, आंग्ल नेपाल युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग के काल में हुआ था। 1854 में पहला युद्ध लड़ा गया, लेकिन कोई विशेष सफलता नहीं मिली। 1815 ईस्वी में दूसरा आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ और कुमाऊं में अल्मोड़ा को जीत लिया गया। मेजर जनरल ऑक्टरलोनी ने वीर गोरखा सरदार अमर सिंह थापा को मलाव का किला समर्पित करने के लिए विवश कर दिया। ब्रिटिश सेना जो है वह जब राजधानी काठमांडू से लगभग 30 मील की दूरी पर थी, उसी समय 2 दिसंबर 1815 को भारत और नेपाल के बीच सुगौली की संधि लेखबद्ध हुई, जिसे 4 मार्च 1816 को अनुमोदित किया गया, जिसके तहत कुमायूं, गढ़वाल और शिमला के जिले जो है वह अंग्रेजों को सौंप दिए गए थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? ए. लॉर्ड एलनबेरो अवध का विलीनीकरण, बी. लॉर्ड डलहौजी सिंध का विलीनीकरण, सी. लॉर्ड वेलेजली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, या डी. सर जॉन शोर तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध? चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड वेलेजली के समय 1799 में चतुर्थ आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, जिसमें टीपू सुल्तान जो है वह मार दिया गया था। यही सही सुमेलित है, बाकी अन्य सभी नहीं सुमेलित हैं, ठीक है। अवध का विलीनीकरण कब हुआ था? अवध का विलीनीकरण हुआ था 1856 में लॉर्ड डलहौजी के समय में, ठीक। और सिंध का विलीनीकरण 1843 में हुआ था लॉर्ड एलनबेरो के समय में। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो है यह हुआ था लॉर्ड हेस्टिंग के समय में, ठीक है। फिलहाल यहाँ नीचे भी दिया हुआ है, देखिए। लॉर्ड एलनबेरो के समय में सिंध का अंग्रेजी राज्य में अगस्त 1830 में विलय हुआ था। लॉर्ड डलहौजी ने कुशासन का आरोप लगा करके 13 फरवरी 1856 को अवध का अंग्रेजी राज्य में विलीनीकरण कर लिया। लॉर्ड वेलेजली के समय में 1799 में चतुर्थ आंग्ल मराठा मैसूर युद्ध हुआ था, तो वहीं लॉर्ड हेस्टिंग के समय में तीसरा और अंतिम मराठा युद्ध वर्ष 1817-18 में लड़ा गया, जिसके तहत लॉर्ड हेस्टिंग ने पेशवाई गद्दी को समाप्त करते हुए बम्बई प्रेसिडेंसी में पेशवा के समस्त राज्य को मिला दिया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ए. लॉर्ड डलहौजी अवध का विलीनीकरण, बी. लॉर्ड डफरिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, सी. लॉर्ड विलियम बेंटिक चार्टर एक्ट 1833 का पारित होना, या डी. लॉर्ड लिटन प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध का प्रारंभ होना? चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध का प्रारंभ जो है वह लॉर्ड लिटन के समय में नहीं हुआ था, यह हुआ था जब गवर्नर जनरल ऑकलैंड के समय में। देखिए, इसको ध्यान से याद कर लीजिएगा, कहीं कहीं ही ये चीज़ें मिलती हैं। देखिए, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध जो है 1839 से 42 ईस्वी के मध्य हुआ था।
इस दौरान भारत के गवर्नर जनरल ऑकलैंड थे। लॉर्ड लिटन के समय द्वितीय आंग्लो अफगान लॉर्ड लिटन के समय द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था 1878 से 80 ईस्वी के मध्य। ठीक है, बाकी सभी सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा है? ए विलियम बेंटिक, बी लॉर्ड कैनिंग, सी लॉर्ड मेयो या फिर डी जॉन लॉरेंस। चलिए, इसका जो सही आंसर है यह है ऑप्शन नंबर डी जॉन लॉरेंस। देखिए, चतुराईपूर्ण निष्क्रियता या कुशल अकर्मण्यता या फिर उच्चतम निष्क्रियता, ठीक है, यह तीनों अलग अलग शब्द हैं। लेकिन इनका मतलब जो है ना वह एक ही है, तो ध्यान से सुनिए। चतुराईपूर्ण निष्क्रियता या कुशल अकर्मण्यता की जो नीति थी वह आंग्ल अफगान संबंधों के संदर्भ में लॉर्ड एलन वेरो के काल से प्रारंभ होकर के लॉर्ड नॉर्थब्रुक के काल तक चलती रही थी। हालांकि इस नीति को जो है वह प्रायः जॉन लॉरेंस के नाम से विशेष रूप से संबंधित किया जाता है, क्योंकि उसके वायसराय काल में इस नीति का अनुसरण स्पष्ट रूप से किया गया और इस नीति की स्पष्ट रूपरेखा भी निश्चित की गई थी। जॉन लॉरेंस का कार्यकाल था 1864 से 1869 के मध्य। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुई? ए लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में, बी लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में, सी लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में या फिर डी लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में वर्ष 1872 में हुई थी। देखिए, भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के काल में 1872 में प्रारंभ हुई, किंतु लॉर्ड रिपन के काल में नियमित जनगणना 1881 में शुरू हुई थी। लॉर्ड मेयो का कार्यकाल था 1869 से 1872 के मध्य। नेक्स्ट, वह कौन व्यक्ति था जिसने भारत में पहली बार जनसंख्या की जनगणना करवाई? ए रिपन, बी लिटन, सी डफरिन या फिर डी लॉर्ड मेयो। इतना क्या परेशान होना, ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड मेयो। तो फिलहाल इस लेक्चर को यहीं पर रोक देते हैं, बाकी का एक पार्ट और इसका जो है वह हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।